हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदेव सिंह ठाकुर। तो आज एमसीक्यू सीरीज की हम 4th वीडियो करने वाले हैं। इसके पहले हम 3 वीडियो कर चुके हैं। हर वीडियो में 25 क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं देखी, आप जाके देख सकते हैं। ये वीडियो अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, या केवीएस के पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या एनवीएस की इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर DSSB की तैयारी कर रहे हैं, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज चूजन बाय द 14th फाइनेंस कमीशन फॉर इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेस। यानी कि 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा कौन सा क्राइटेरिया चूज किया गया था सेंट्रल टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्टेट्स के बीच में। इनमें से सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, फिस्कल कैपेसिटी, फॉरेस्ट कवर या फिस्कल डिसिप्लिन। देखिए, इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो यानी कि आपको ये टेबल का पता होना बहुत जरूरी है। ये फाइनेंस कमीशन 11 है, फाइनेंस कमीशन 12 है, फाइनेंस कमीशन 13 है और फाइनेंस कमीशन 14 है। तो इनमें से आप देख सकते हैं कौन सा क्राइटेरिया यूज किया गया है। सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस यूज किया गया है? जी नहीं। फिस्कल कैपेसिटी यूज किया गया है? देखिए, ये फिस्कल कैपेसिटी है। फिस्कल कैपेसिटी यूज किया गया था 13 फाइनेंस कमीशन के द्वारा, 14 फाइनेंस कमीशन ने इसे यूज नहीं किया, तो ये भी गलत हो जाएगा। फॉरेस्ट कवर यूज किया गया है। फॉरेस्ट कवर देख सकते हैं आप, किसी ने अभी तक यूज नहीं किया था, सिर्फ 14 फाइनेंस कमीशन ने इसे यूज किया, तो ये ठीक हो जाएगा। फिस्कल डिसिप्लिन यूज किया गया, हाँ जी, फिस्कल डिसिप्लिन अब से पहले तो यूज हो रहा था, लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन में यूज नहीं किया गया। तो 14 फाइनेंस कमीशन ने फॉरेस्ट कवर का यूज किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड ग्रांट इन एड टू स्टेट टू कवर द एंटायर पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू बेनिफिट। इसका मतलब है, कौन से फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि अगर मान लीजिए हर स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पैसा कमी रह जाती है, तो फिर अलग से ग्रांट इन एड दी जा सकती है स्टेट को। ये कहा गया था 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा। देखिए, 14 फाइनेंस कमीशन ने कहा था, अगर फॉर्मूला बेस्ड ट्रांसफर जो है, अगर किसी स्टेट की नीड को फॉलो नहीं करता, दे नीड टू बी सप्लीमेंटेड बाय ग्रांट इन एड, यानी कि उन्हें अलग से ग्रांट इन एड दी जा सकती है। ये हमारे 14 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्रांट इन एड रिकमेंडेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टेट फ्रॉम। ये किस में से दिया जाता है? ये दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारी स्टेट को जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा ग्रांट इन एड दी जाती है, वो कौन से फंड से दी जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन हैज बीन मेड ए फंडामेंटल राइट एज पर। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन जो है, जिसे हम इस्टेब्लिश करना एज ए फंडामेंटल राइट बनाया गया था हमारे 97th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो हम देख सकते हैं 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 2011 में, और उन्होंने क्या किया था? कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी। इन्होंने 3 चेंज किए थे। पहला, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी एज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बाकी 2 चेंज भी देख लीजिए। इन्होंने एक साथ में न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंक्लूड किया था, और वो क्या था? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर आर्टिकल 43B। उसके अलावा उन्होंने एक न्यू पार्ट ऐड कर दिया था, पार्ट 9B हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका नाम था कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल है 243ZS से लेकर 243ZT तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फंडामेंटल राइट कब बनाया गया था? 97th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, जो कि कब हुई थी? 2011 में। यानी कि 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा फंडामेंटल राइट बन गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट? आरआरबी इन इंडिया फर्स्ट एस्टैब्लिश इन 1985। नहीं, आरआरबी कब एस्टैब्लिश हुए थे? 1975 में एस्टैब्लिश हुए थे। आरआरबी आर कोऑपरेटिव बैंक्स? नहीं, आरआरबी आर रीजनल रूरल बैंक। कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे अलग होते हैं। ओके, आरआरबी हमारे सिर्फ रूरल एरिया में वर्क करते हैं, जबकि कोऑपरेटिव हमारे अर्बन में भी काम कर सकते हैं और रूरल में भी। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नहीं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर रॉन्ग। बिल्कुल सही। ना स्टेटमेंट 1 ठीक है, ना स्टेटमेंट 2 ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट? ऑल नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया आर शेड्यूल बैंक। देखिए, शेड्यूल बैंक वो होते हैं जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो ऑल नेशनल बैंक जो है वो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूडेड हैं, तो इसलिए उन्हें शेड्यूल बैंक भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल नेशनल बैंक आर शेड्यूल बैंक। ऑल शेड्यूल बैंक इन इंडिया नेशनलाइज बैंक, ये गलत स्टेटमेंट है। जरूरी नहीं है कि जो शेड्यूल बैंक है वो नेशनलाइज बैंक भी हो। तो अगर इसका आंसर देखें, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर रॉन्ग, गलत। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, गलत। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, गलत। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। All nationalized bank are scheduled bank, whereas all scheduled bank are not nationalized bank. Okay, next question देख लेते हैं।
In India, CRISIL, ICRA and CARE are Credit Certifying Agency, Credit Rating Agency, Credit Regulating Agency, Credit Information Agency. देखिए अगर आपको इनकी फुल फॉर्म भी पता है ना तब भी आप बता सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है। क्रिसिल की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यहीं से आप पता लग सकता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये। अब आईसीआरए और केयर की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, हो सकता है कहीं पे सिर्फ यही क्वेश्चन में आ जाए और आपको पता ना लगे। आईसीआरए की फुल फॉर्म होती है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग, ओके। वहीं पे केयर की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। ये होगी हमारी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये होगी हमारी इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और ये होगी हमारी क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सिम बैंक इज, एक्सिम बैंक क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ओके। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से डील करते हैं। तो ये क्या रेगुलेटरी फाइनेंशियल बॉडी है? नहीं। प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक है? नहीं। स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? बिल्कुल सही। ये किस चीज में स्पेशलाइज है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, इसीलिए इसे हम स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इनका काम बेसिकली है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैरिफ इज इनइफेक्टिव व्हेन, टैरिफ कब इनइफेक्टिव होते हैं? टैरिफ इनइफेक्टिव होते हैं जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनइलास्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनइलास्टिक। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपने इकोनॉमी में टैरिफ लगा दिया, टैरिफ लगाने से क्या होगा? वो चीजें महंगी हो जाएंगी, लेकिन महंगी होने के बाद भी अगर उनकी डिमांड कम नहीं हो रही है, क्योंकि डिमांड क्या है? प्राइस इनइलास्टिक है। अगर डिमांड प्राइस इनइलास्टिक है तो आप टैरिफ लगा देंगे, और टैरिफ से अगर इंपोर्ट महंगा भी कर देंगे तब भी डिमांड तो कम नहीं हो रही, क्योंकि प्राइस के बढ़ने का डिमांड पे फर्क ही नहीं पड़ रहा। डिमांड जो है प्राइस इनइलास्टिक है, तो क्या होगा? टैरिफ इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who was the chairman of 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? देखिए इसका आंसर है वाईवी रेड्डी, लेकिन आपको सारे फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के नाम पता होना जरूरी है, यानी कि ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब बना था, सेकंड कब बना था, थर्ड कब बना था, इन सबके चेयरमैन कौन कौन थे, ठीक है। हमने 14 फाइनेंस कमीशन की बात करी है जो 2013 में बना था, और इसके चेयरमैन थे वाईवी रेड्डी, ठीक है। इस टाइम 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? एनके सिंह। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आर डैश नेचर आर इंक्लूडेड इन डैश अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए जो फ्लो नेचर की होगी वो हमारे करंट अकाउंट में आएगी, ये बिल्कुल सही है, और जो स्टॉक नेचर की होगी वो हमारे कैपिटल अकाउंट में आएगी, ये गलत है। फ्लो वाली कैपिटल में आएगी, गलत है। फाइनेंशियल वाली करंट में आएगी, गलत है। तो जो फ्लो नेचर की है वो करंट में आएगी, जो स्टॉक की है वो कैपिटल में आएगी, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इंक्लूडेड ऑल आइटम रिफ्लेक्टिंग चेंज इन स्टॉक। कैपिटल में कौन सी आएंगी? स्टॉक वाली आएंगी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम इम्पोजन ऑफ टैरिफ हैज ए फेवरेबल इंपैक्ट ऑन दैट फैक्टर विच। देखिए स्टॉपलर-सैमुअल्सन का मतलब है कि जो स्केर्स फैक्टर हैं उनको फायदा होता है, ओके। इसके साथ साथ क्या होता है, ये जो स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम है ये कहती है कि टैरिफ लगाने से क्या होगा? इंपोर्ट कम हो जाएंगे हमारे, और इंपोर्ट कंपीटिंग सेक्टर को फायदा होता है, लेकिन एक्सपोर्ट सेक्टर को नुकसान हो जाता है इससे थोड़ा, ओके, क्योंकि एक्सपोर्ट सेक्टर में जो है उनकी इनकम कम हो जाती है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। यूज इंटेंसिवली इन द इंपोर्ट कंपीटिंग सेक्टर, कौन से फैक्टर में फेवरेबल इफेक्ट होता है? जो कि इंपोर्ट कंपीटिंग सेक्टर में हो, बिल्कुल सही। यूज इंटेंसिवली इन द एक्सपोर्ट सेक्टर, नहीं, उनको नुकसान होता है। यूज लेस इंटेंसली इन द एक्सपोर्ट सेक्टर, नहीं, हम इंपोर्ट सेक्टर की यहाँ पे बात करें। यूज लेस इंटेंसली इन द इंपोर्ट कंपीटिंग सेक्टर, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए हमारे पे, यूज इंटेंसिवली इन द इंपोर्ट कंपीटिंग सेक्टर, यूज लेस इंटेंसिवली। लेस इंटेंसिवली नहीं होगा, ये गलत है। यूज इंटेंसिवली इन द इंपोर्ट कंपीटिंग सेक्टर, जो हमने टैरिफ लगाने से क्या होगा? जो इंपोर्ट कंपीटिंग सेक्टर में हमारे फैक्टर लगे हैं उनको फायदा हो जाता है, क्योंकि इंपोर्ट हमारा कम हो गया, तो इंपोर्ट को जब compete कर रहे हैं जो सेक्टर, उनको फायदा हो जाएगा, क्योंकि अब हम डोमेस्टिक चीजें यूज करेंगे, तो जो इंपोर्ट को compete कर रहे हैं उधर इनकम बढ़ेगी तो उनके फैक्टर की भी इनकम बढ़ेगी। तो जो इंपोर्ट कंपीटिंग सेक्टर हैं उनमें फैक्टर की इनकम बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दिस थ्योरम सजेस्ट दैट टैरिफ एंड अदर रिस्ट्रिक्टिव और प्रोटेक्टिव मेजर विल रिड्यूस इंपोर्ट।
टैरिफ से क्या होता है, इंपोर्ट कम हो जाता है। दैट विल लिमिट ऑल्सो द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड एक्सपोर्ट। इस थ्योरम का कहना था कि इंपोर्ट कम होने से एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी भी कम हो जाती है और इसकी वजह से अबंडेंट फैक्टर की इनकम कम हो जाती है और स्केर्स फैक्टर की इनकम बढ़ जाती है। और स्केर्स फैक्टर की इनकम बढ़ने का मतलब है जो इंपोर्ट कंपीटिंग सेक्टर है उनकी इनकम बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मर्केंटलिस्ट वेल्थ इन द वर्ल्ड इज। मर्केंटलिस्ट जो थे, मर्केंटलिस्ट का कहना था कि वेल्थ जो है हमारी लिमिटेड है। ठीक है, तो ऐसा करो आप बहुत ज्यादा कॉलोनीज बनाओ और उन कॉलोनीज से क्या करो, वेल्थ इकट्ठी करो, जैसा कि ब्रिटिश ने किया था। ब्रिटिश ने बहुत सारी कॉलोनीज बनाई थी और उनसे वेल्थ इकट्ठी की थी। जो ब्रिटिश थे वो मर्केंटलिस्ट के कहने पे चलते थे। ओके, पुर्तगीज थे, उन्होंने भी इनको फॉलो किया, फ्रेंच ने इनको फॉलो किया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वेल्थ इन द वर्ल्ड इज अनलिमिटेड नो लिमिटेड। यस, ये बिल्कुल सही आंसर है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। द एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ ए कंपनी आर ट्रेडेड इन द। देखिए एग्जिस्टिंग शेयर की क्या मतलब है कि वो शेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो यानी कि ये ओल्ड शेयर की बात हो रही है, तो ये हमारे ट्रेड होंगे सेकेंडरी मार्केट में, जबकि जो न्यू शेयर होते हैं वो ट्रेड होते हैं प्राइमरी मार्केट में। तो ये सेकेंडरी शेयर है, ये किसमें ट्रेड होंगे, सेकेंडरी मार्केट में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग आइटम। अब मैच द फॉलोइंग में क्या है, अगर आपको ये सारे नहीं भी आते, 2 या 3 का ही पता है आपको, तब भी आपका ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑथर्स दिए हैं, ये इनकी बुक के नाम दिए हैं, इनमें से देख लेते हैं क्या है। देखिए स्कुल्च ने जो लिखी थी, स्कुल्च ने लिखी थी ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। मेलर ने लिखी थी द इकोनॉमिक ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और टोडारो ने लिखी थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन थर्ड वर्ल्ड। बूजरप ने पता नहीं कौन सी लिखी थी, तो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इसके ऑप्शंस के हिसाब से देखें हम, तो इसने लिखी होगी ये वाली ए। ओके, तो फर्स्ट का आ गया हमारा डी, सेकंड का आ गया हमारा सी, थर्ड का आ गया हमारा बी एंड फोर्थ का आ गया हमारा ए। बी डी सी बी ए, डी सी बी ए, यही हो गया हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग, ये फिर मैच द फॉलोइंग है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि आईआरडीपी। आईआरडीपी स्टार्ट किया गया था 1978-79 में। अब ऑप्शन में हमें 78-79 नहीं दिया है, तो हम लगा देंगे 1977। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये हमें दी थी 1999 में। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था 1995 में। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम चली थी 1993 में। तो इसके हिसाब से देखें तो सेकंड का हो जाएगा ए, थर्ड का हो जाएगा बी और फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फर्स्ट का हो गया हमारा डी, सेकंड का हो गया ऑप्शन ए, थर्ड का हो गया ऑप्शन बी और फोर्थ का हो गया ऑप्शन सी। डी ए बी सी, डी ए सी बी सी, डी ए बी, डी ए बी सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन सी आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट वाज इन 2011। देखिए 2011 में जो शेयर था वो था 24.3%। लेकिन जब भी हम पेपर में जा रहे हैं हमें ये रिसेंट डाटा पता होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़ के जाना है किसी भी एग्जाम में जाने से पहले। अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपने इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपने क्या पढ़ना है, इसके अलावा आपको सेंसस 2011 के बारे में पता होना चाहिए। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। सेंसस 2011 बाय लर्न टू कम्पीट आप लिखेंगे, आपको मिल जाएगी। ओके, तीसरी चीज आपको पढ़नी है बजट। बजट के बारे में आपने जरूर पढ़ के जाना है किसी भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्जाम से पहले। 3 चीजें आपने पढ़नी है, इकोनॉमिक सर्वे आपको पता होना चाहिए, सेंसस के बारे में आपको पता होना चाहिए और तीसरा बजट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये तो हम अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स ही कर रहे हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया भी है। केन्स, जेएम केन्स ने हमें दिया था डिसइन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट। तो इसका आ गया ऑप्शन सी आंसर। इंडिया अकाउंट फॉर अबाउट -% ऑफ द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। देखिए ये मैंने लिस्ट दी है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की, ये लेटेस्ट लिस्ट है। ठीक है, तो वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का इंडिया कितना % शेयर कर रहा है, 3.1%। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखें सबसे नियरेस्ट कौन सा है, 3%। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में भी पता होना चाहिए आपको कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का कितने % इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है। ओके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इज पॉसिबल ड्यू टू। देखिए यूनिफॉर्मिटी जो होती है वो एक्सचेंज रेट में, वो आर्बिट्रेज की वजह से भी पॉसिबल हो सकती है। कैसे, अगर मान लीजिए किसी करेंसी का रेट ए एक्सचेंज में कम है और उसी करेंसी का रेट बी एक्सचेंज रेट में ज्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली ए से खरीद के बी में बेच सकते हैं। तो हम बेसिकली बी में क्या कर रहे हैं, सप्लाई बढ़ा रहे हैं, और जब बी में सप्लाई बढ़ जाएगी तो यहाँ पे भी उस करेंसी का रेट कम हो जाएगा। तो यानी कि यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, दोनों एक्सचेंज रेट में
यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इज पॉसिबल ड्यू टू आर्बिट्रेज, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा स्पेकुलेशन और हैजिंग भी इससे रिलेटेड कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए स्पेकुलेशन और हैजिंग क्या है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए स्पेकुलेशन का क्या मतलब होता है और हैजिंग का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिस्कल डेफिसिट इज कैलकुलेटेड एज। देखिए फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब होता है कि टोटल बोरोइंग कितनी है हमारी। ओके, फिस्कल डेफिसिट बताता है हमारी टोटल बोरोइंग। तो बजटरी डेफिसिट माइनस मार्केट बोरोइंग नहीं, हम कभी भी बोरोइंग को माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। बजटरी डेफिसिट माइनस अदर लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट नहीं, बजटरी डेफिसिट प्लस मार्केट बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, बोरोइंग को हमेशा प्लस करेंगे क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बेसिकली हमारी बोरोइंग ही बता रहा होता है, ठीक है। तो बोरोइंग कभी भी माइनस नहीं होती। और बजटरी डेफिसिट में जब हम मार्केट बोरोइंग और अदर लायबिलिटी ऐड कर देंगे तो क्या आ जाता है, हमारा फिस्कल डेफिसिट आ जाता है। ये फिस्कल डेफिसिट के मैंने आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं 3, जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से जो भी टोटल हमें रिसिप्ट मिली है वो हमने माइनस करनी है, सिर्फ बोरोइंग माइनस नहीं करनी, जो बोरोइंग करके हमने पैसा लिया है वो माइनस नहीं होगा एक्सपेंडिचर में से। ओके, या फिर ये कह लीजिए टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, यानी बोरोइंग को हम माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ इसको माइनस करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को। उस कैपिटल रिसिप्ट में से बोरोइंग हम निकाल देंगे माइनस करने से पहले। ओके, बोरोइंग हम माइनस नहीं करते हैं, मैंने आपको बताया। तो फिस्कल डेफिसिट बेसिकली क्या होता है, बोरोइंग्स ही होती है गवर्नमेंट की। ओके, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, द कंसेप्ट ऑफ जीरो बेस्ड बजट वाज प्रोपोनेंटेड बाय। देखिए जीरो बेस्ड बजट का कंसेप्ट जो है वो पीटर ए पेयर ने दिया था हमें। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीरो बेस्ड बजटिंग ओरिजिनेटेड इन 1960 बाय पीटर पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन इज फॉलोड इन इंडिया सिंस 1992। 1992 से हम जो फॉलो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं मैनेज फ्लोट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। मैनेज फ्लोट सिस्टम का एक्सचेंज रेट का क्या मतलब है कि एक्सचेंज रेट को टाइम टू टाइम जो है आरबीआई इंटरफेयर करके सेट करता रहता है, ठीक है। तो यानी कि ये बेसिकली ना फिक्स्ड होता है ना फ्लोट होता है, इसे मैनेज किया जाता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कह लीजिए सेंट्रल बैंक के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन इम्पोर्ट कोटा ऑलवेज रेज द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड गुड। ये बिल्कुल ठीक है, इम्पोर्ट कोटा लिमिट इम्पोर्ट विदाउट रेजिंग द डोमेस्टिक प्राइस, ये गलत है। इंपोर्ट कोटा जब लगाया जाता है तो उससे क्या होता है, डोमेस्टिक प्राइस इंक्रीज होता ही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन ए, बोथ 1 and 2 ट्रू, गलत, 1 ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, बिल्कुल ठीक है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये थे 25 क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग, जय हिंद, धन्यवाद।